हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था को कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपसे परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न मिस नहीं होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020 जारी की गई। इसके मुताबिक भारत में 2019 में 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे। भारत में विस्थापितों की बढ़ी हुई संख्या का कारण आपदाओं की तीव्रता, बढ़ती जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक सुभेद्यता को बताया गया है। रिपोर्ट में उन 5 देशों का जिक्र है जहां आपदाओं के कारण सबसे ज़्यादा विस्थापन हुआ है। इन 5 देशों में भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश, चीन और यूएसए शामिल है। इन पांचों में सर्वाधिक विस्थापन भारत में हुआ है। लगभग 2.6 मिलियन से अधिक लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण विस्थापित हुए थे। इसके अलावा रिपोर्ट में बुलबुल और महा जैसे साइक्लोन के अलावा राजनीतिक और सांप्रदायिक हिंसा के कारण हुए विस्थापन का भी जिक्र है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर को नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल यानी एनआरसी के अंग के रूप में 1998 में गठित किया गया था। यह दुनिया को आंतरिक विस्थापन पर डेटा एनालिसिस मुहैया कराता है। 2009 का कंपाला कन्वेंशन आंतरिक विस्थापन व्यक्तियों से संबंधित है। हाल ही में यूएससीआईआरएफ यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट का नाम इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 है। यूएससीआईआरएफ इसे हर साल जारी करता है। इसमें भारत को सीपीसी यानी कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। इससे भारत के अलावा चीन, रूस, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया और अन्य देश भी शामिल हैं। 2004 के बाद यह पहला मौका है जब भारत को इस कैटेगरी में रखा गया है। पिछले साल जारी की गई रिपोर्ट में भारत को टियर 2 कंट्रीज़ की कैटेगरी में रखा गया था। रिपोर्ट में सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स और जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर विशेष चिंता जताई गई है। भारत को सीपीसी की कैटेगरी में रखने के पीछे का कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा को बताया गया है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई का यह निर्णय म्यूचुअल फंड पर लिक्विडिटी के दबाव को कम करने के लिए लिया गया है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही कोविड-19 महामारी की वजह से लिक्विडिटी की कमी का हवाला देते हुए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड हाउस ने 6 ऋण म्यूचुअल फंड योजनाओं से निकासी पर रोक लगा दी है। म्यूचुअल फंड के लिए आरबीआई की तरलता सुविधा 11 मई 2020 तक या आवंटित राशि के उपयोग तक प्रभावी होगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों एक साथ की। पिछले साल दिसंबर 2019 में आरबीआई ने पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट को अपनाया था। आरबीआई ने 2026 और 2030 के बीच मैच्योर होने वाले 10,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों को बाजार से खरीदा और उतनी ही राशि के ट्रेजरी बिल को बाजार में बेचा भी। केंद्रीय बैंक ने प्रतिभूतियों की खरीद और बेचने की प्रक्रिया ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत की, जिसमें बाजार में तरलता बढ़ाई जा सके। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के जरिए बाजार में रुपए की तरलता नियंत्रित करता है। जब आरबीआई को बाजार में तरलता कम करनी होती है तो वह प्रतिभूतियों की बिक्री करता है, जिससे बाजार से रुपया आरबीआई के पास चला जाता है। वहीं अगर उसे लगे कि बाजार में तरलता बढ़ानी है तो वह बाजार से प्रतिभूतियों को खरीदता है। ट्रेजरी बिल सरकार के 1 वर्ष या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले ऋण दायित्व होते हैं। इन्हें टी बिल भी कहते हैं। यह मुद्रा बाजार का अभिन्न हिस्सा है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और कार
मुहैया कराने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से यह पहल शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य मोबिलिटी या गतिशीलता को डीकार्बोनाइज करना है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। लिगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन एलएससी की गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं ने पहली बार 2 असमान द्रव्य वाले ब्लैक होल के मर्जर का पता लगाया है। हालांकि GW190412 नाम के इस घटना के बारे में 1 साल पहले ही जानकारी मिली थी। गुरुत्वाकर्षण तरंग से जुड़ा पहला संकेत मिलने के लगभग 5 साल बाद इन शक्तिशाली डिटेक्टरों द्वारा ऐसी किसी घटना का पता लगाया गया है। प्राप्त संकेतों के मुताबिक इनमें से एक ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 30 गुना और दूसरा सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 8 गुना है। विलय की वास्तविक दूरी पृथ्वी से 2.5 अरब प्रकाश वर्ष अनुमानित है। लिगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन यानी एलएससी वैज्ञानिकों का एक समूह है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान और अध्ययन करता है। चंद्रमा का पहला डिजिटल यूनिफाइड ग्लोबल जियोलॉजिकल मैप वर्चुअली जारी किया गया है। इस मैप को यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, नासा और लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इसे यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून नाम दिया गया है। यह मैप भविष्य में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानव मिशनों के लिए ब्लूप्रिंट का काम करेगा। इसके अलावा शोध और विश्लेषण में भी मददगार साबित होगा। यह मैप पूरे लूनर सरफेस की 43 जियोलॉजिकल यूनिट्स को शामिल करता है। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है। इस फिनोमिना को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रांग 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। हाल ही में यूरोप में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए पहली बार ह्यूमन ट्रायल किया गया। इस वैक्सीन का विकास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। ट्रायल्स के रिजल्ट से यह पता चल पाएगा कि वैक्सीन कितना प्रभावी है। ऑक्सफोर्ड ने इस संबंध में सकारात्मक उम्मीद जताई है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड टीम ने कोरोना वायरस के दूसरे प्रकार मर्स के लिए वैक्सीन विकसित की थी। इसके क्लिनिकल ट्रायल में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे। कोविड-19 के लिए वैक्सीन को चिंपैंजी में पाए जाने वाले कॉमन कोल्ड वायरस के वीक वर्जन से बनाया गया है। इसे एडेनो वायरस के नाम से जाना जाता है। इसे मॉडिफाई किया गया है जिससे यह इंसानों में वृद्धि ना कर सके। वैज्ञानिकों ने सितंबर तक वैक्सीन की लगभग 1 मिलियन डोज तैयार करने की बात कही है। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि एक नोवेल कोरोना वायरस मर्स कोवी यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस से होती है। इसकी पहचान सबसे पहले साल 2012 में सऊदी अरब में हुई थी। हाल ही में ARCI के वैज्ञानिकों ने पदार्थों के नैनो यांत्रिक गुणों की मैपिंग के लिए एक उन्नत उपकरण विकसित किया है। इसका नाम नैनो ब्लिट्ज 3D रखा गया है। यह उपकरण कुछ विशेष पदार्थों जैसे कि मल्टीफेज एलॉय कंपोजिट्स और मल्टीलेयर कोटिंग्स की मैपिंग करेगा। ARCI ने इसे अमेरिका के नैनो मैकेनिक्स इंक्स ओक रिज के साथ मिलकर विकसित किया है। ARCI यानी द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर एक स्वायत्त संस्थान है। नैनो ब्लिट्ज 3D तकनीक का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका हाई थ्रोपुट है, जिसमें मात्र कुछ घंटों के परीक्षण से ही 10,000 से भी अधिक डेटा पॉइंट्स जनरेट किए जा सकते हैं। हाल ही में श्रम पर संसदीय समिति ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 पर रिपोर्ट जमा की है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि प्राकृतिक आपदा के मामले में उद्योगों के फिर से शुरू होने तक उद्योगपतियों पर मजदूरी भुगतान का दबाव डालना अनुचित है। साथ ही संसदीय समिति ने कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन को प्राकृतिक आपदा में रखने की अनुशंसा की है। इंडस्ट्रियल कोड के मुताबिक अगर 45 दिनों तक बिजली, कोयला और कच्चे माल आदि के कारण उद्योग को बंद किया गया हो तो श्रमिकों और कर्मचारियों को 50% की मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि रिपोर्ट में प्राकृतिक आपदा के कारण बंद हुए उद्योग की स्थिति में उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों को मजदूरी के निर्धारित प्रतिशत का भुगतान करने की बाध्यता से
मुक्ति का सुझाव दिया है। समिति का तर्क है कि आपदा की वजह से बंद उद्योग के लिए उद्योगपति जिम्मेदार नहीं होते हैं। हाल ही में असम के बीटेड बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट को राज्यपाल शासन के अंतर्गत लाया गया। दरअसल इस क्षेत्र का शासन आदिवासी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। यह हाल ही में अभी समाप्त हुआ है। राज्यपाल शासन लागू करने का निर्णय राज्य चुनाव आयोग द्वारा लॉकडाउन के कारण चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद लिया गया। बीटेड 2003 में गठित बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत आता है। इसमें पश्चिमी और उत्तरी असम के 4 जिले शामिल हैं। बीटेड संविधान की 6ठी अनुसूची के हिसाब से काम करता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों की चर्चा मिलती है। इसके मुताबिक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। 24 अप्रैल 1973 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। इस मामले को 2020 में 47 साल पूरे हो गए हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य भारतीय न्यायिक इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मामले के तहत 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। गौरतलब है कि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ना ही इसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित नहीं किया था। बीते 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस मौके पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। साथ ही स्वामित्व योजना की लॉन्चिंग की गई। ई ग्राम स्वराज ग्राम पंचायत विकास को लागू करने में मददगार है। यह पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी तय करेगा। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के स्तर पर डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरी तरफ स्वामित्व योजना 6 राज्यों में पायलट मोड में लागू की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में आबादी वाली जमीन की ड्रोन और नवीनतम सर्वे मेथड के जरिए मैपिंग की जाएगी। इससे प्लानिंग और रेवेन्यू कलेक्शन को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर समाधान निकलेगा, जिससे इन ज़मीनों के मालिक लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आधारभूत ज़रूरतों के लिए गांव से लेकर देश के स्तर तक आत्मनिर्भर होने की बात कही है। पंचायतों के सशक्तिकरण पर उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में 1.25 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें गन्ने के मूल्य निर्धारण समवर्ती सूची के तहत कर सकती हैं, लेकिन अगर केंद्र ने न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है तो राज्य की सरकारें सिर्फ सलाह या पारिश्रमिक मूल्य ही तय कर पाएंगी। हाल ही में NBWL यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने असम के एक एलिफेंट रिजर्व के कुछ हिस्सों में कोयला खनन को अनुमति दी है। अनुमति प्राप्त साले की देहिंग पटकाई हाथी अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। इसमें देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के आरक्षित वन भी शामिल हैं। NBWL पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। हाल ही में उड़ीसा के बहरामपुर में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में शामिल चिकित्सा कर्मियों के लिए अत्यधिक कम लागत वाला एरोसॉल बॉक्स और फेस शील्ड तैयार किया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। इससे पहले संजय कोठारी राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। हाल ही में स्पेस एक्स ने अपना 7वां स्टारलिंक मिशन लॉन्च किया। इसके तहत फाल्कन 9 रॉकेट को फ्लोरिडा के नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसमें 60 नए स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजे गए। स्पेस एक्स का स्टारलिंक उपग्रह नेटवर्क एक मेगा कॉन्स्टिलेशन है। इसका मकसद दुनिया भर में तेज और सस्ती इंटरनेट सुविधा की पहुंच प्रदान करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी DA और पेंशनभोगी के लिए महंगाई राहत यानी DR में बढ़ोतरी पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। मतलब अभी मौजूदा दरों पर ही DA-DR का भुगतान होगा। साथ ही 1 जनवरी 2020 से बने DA-DR के अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। केंद्र के इस निर्णय को कई राज्यों ने अनुसरण करते हुए अपने राज्य कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया है। हाल ही में CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जल्द ही एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स
मार्केट प्लेस को लॉन्च करने की घोषणा की। यह ई कॉमर्स मार्केट प्लेस स्थानीय किरानों की दुकानों के ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसका विकास CAIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और अन्य निकायों के साथ मिलकर करेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उत्तर हिंद महासागर के ऊपर आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए सूचीबद्ध नामों में मुरासू को हाल ही में शामिल किया है। 2004 के बाद पहली बार उत्तर हिंद महासागर के चक्रवात के लिए एक तमिल नाम का प्रयोग हुआ है। मुरासू शब्द का अर्थ एक प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र से है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल सरकार ने फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में ये बातें कहीं। इस याचिका में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 4G इंटरनेट की सुविधाओं को बहाल करने की बात रखी गई थी और इसे मौलिक अधिकार बताया गया था। हाल ही में यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इसे वर्ल्ड बुक डे के नाम से भी जाना जाता है। यह दिवस ऐसे लेखकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए कार्य करते हैं। यूनेस्को इसके लिए प्रत्येक वर्ष एक नई वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर करता है। इस बार मलेशिया की कुआलालंपुर को वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने पंजाब के कासोवाल इनक्लेव को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए रावी नदी पर एक पुल का निर्माण किया है। हाल ही में ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो अब हम लीनियर करंट अफेयर्स पर कंटिन्यू चर्चा करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। थाईलैंड के समुद्री तट पर लेदरबैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं। अभी 2 साल पहले थाईलैंड ने यह घोषित किया था कि लेदरबैक समुद्री कछुए अब लुप्त हो गए हैं। हाल ही में राकेश शर्मा को IMMA यानी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में IIT दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास करो ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एप्था मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है। इस ऐप और हेल्पलाइन नंबर के द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनको लगता है कि वह कोविड-19 के रोगी हो सकते हैं, वे डॉक्टर से इस ऐप के द्वारा परामर्श ले सकते हैं। हाल ही में PV सिंधु को BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में उरी लेवाइन को इंफोसिस का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। यह इजराइल के हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। हाल ही में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने इजराइल में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में चीन ने नई डिजिटल करेंसी DCEP डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लॉन्च की है। इसका फुल नेम आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में भारत ने नेपाल को 23 टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी हैं। इसमें पैरासीटामॉल और हाइड्रोक्लोरोक्विन के साथ अन्य आवश्यक दवाइयाँ शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षण गतिविधि को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ है। यह एक प्रतिष्ठित रंगमंच निर्देशक थी। हाल ही में ईरान के 16 वर्षीय अली रेजा फिरोज ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर शतरंज का ब्रेंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में MHRD मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने माई बुक माई फ्रेंड अभियान का शुभारंभ किया है। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने M-COVID-19 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आसान ई-पास जारी करने के लिए और परिवहन को सुगम और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है।
हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब का शुभारंभ किया। इसे डीआरडीओ और ईएसआईसी हैदराबाद ने मिलकर बनाया है। यह भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन लैब है। हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया है। वर्ष 1891 में एंग्लो मणिपुर वार में शहीद हुए शहीदों की को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने भारत के टीचर्स एवं स्टूडेंट्स को संबोधित करने के लिए लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में सर्वदा सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया है। इसके तहत सीनियर सिटीजन्स को दवाइयाँ और अन्य उपयोगी वस्तुएं उनके घर पर पहुंचाई जाएंगी। हाल ही में अमेरिका के बर्मिंघम में द वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है। यह गेम्स 7 से लेकर 17 जुलाई के मध्य अमेरिका के बर्मिंघम में खेला जाएगा। हाल ही में गोवा भारत का प्रथम तथा मणिपुर द्वितीय कोरोना मुक्त राज्य बने हैं। हाल ही में WHO द्वारा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया डे मनाया गया है। इस बार मलेरिया दिवस की थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इन अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केसों की सुनवाई होगी। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को शुरू किया है। इसके तहत पेटीएम का प्रयोग करने वाले लोग अपने पेटीएम से वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज सेल करके कैशबैक प्राप्त कर सकेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ग्रीस वाटसन का निधन हो गया है। हाल ही में CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने फाइलों के संचालन के लिए ई-कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने NCERT के साथ मिलकर ऑपरेशन एकेडमिक कैलेंडर लॉन्च किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों की नियमित पढ़ाई को जारी रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल को विकसित किया है। हाल ही में चीन की स्पेस एजेंसी CNSA यानी चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान शुरू किया है। हाल ही में 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया। इस बार इस दिवस की थीम इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने दृष्टि नामक कोरोना वायरस पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में नासा ने हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ मनाई है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है। यह सुविधा ऐसे ग्राहकों को देने की घोषणा की गई है जिनके पास ओवरड्राफ्ट खाते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने SAARC यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन की मेजबानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। हाल ही में संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हमने इसका जिक्र पहले भी कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में सीमा नंदा ने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए 82 मिलियन US$ के ऋण की मंजूरी दी है। हाल ही में 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। इसकी थीम वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल है। हाल ही में हैदराबाद के ASI मेडिकल कॉलेज में भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में श्रीलंका ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए RBI के साथ $40 करोड़ की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है। हाल ही में केरल राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बॉट नामक रोबोट तैयार किया है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हाल ही में
TAD अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण को माफ करने की घोषणा किया है। हाल ही में असम राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है। हाल ही में स्पोर्ट्स के प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट रानी राय का निधन हो गया है। हाल ही में सऊदी अरब ने नाबालिगों को सजा ए मौत न देने की घोषणा की है। हाल ही में फेसबुक ने ग्रुप वीडियो चैट के लिए मैसेंजर रूम नामक फीचर लॉन्च किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की महिलाओं को मास्क बनाने का कार्य दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 6 महीने यानी अक्टूबर 2020 के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। हाल ही में IIITM केरल ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड फार्मा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में अमेरिका विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश बना है। इस मामले में चीन दूसरे तथा भारत क्रमशः तीसरे स्थान पर है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP 1.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। हाल ही में उड़ीसा के प्रसिद्ध स्क्रिप्ट लेखक विजय मिश्रा का निधन हो गया है। निधन से भी आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो कौन व्यक्ति खत्म हुआ और उसके साथ में वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आगे है कि हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट और 50,000 दस्ताने भेंट किए हैं। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। हाल ही में KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है। हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ समझौता किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया है। अब यह युद्ध अभ्यास 2022 में संपन्न होगा। यह युद्ध अभ्यास भारत तथा ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के मध्य होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभियान है। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हाल ही में PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर उमर अकबर पर भ्रष्टाचार नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया है। हाल ही में IIT भुवनेश्वर ने एक नया UVC सैनिटाइजर विकसित किया है। यह अल्ट्रावायलेट लाइट पर आधारित सैनिटाइजर है। हाल ही में IIT दिल्ली ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। यह डैशबोर्ड आगे आने वाले समय में कोरोना की भविष्यवाणी करेगा, तो इसका नाम है प्रकृति। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है। यह क्लिनिक आयुर्वेद पर आधारित है। हाल ही में प्रसिद्ध गायक ट्राई स्नेट का निधन हो गया है। यह अपने एल्बम हायर के लिए वर्ष 1999 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित हुए थे। वर्ष 2021 में होने वाली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सर्बिया करेगा। पहले इसकी मेजबानी भारत को करना था। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल पंजाब राज्य के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन भटिंडा ने शुरू किया है।
हाल ही में शिवदास मीणा हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए सीएमडी बने हैं। यह 1989 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दीवेना योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 12वीं के बाद कोर्स करने वाले सभी छात्रों की फीस सरकार उनके अकाउंट में रिटर्न करेगी। हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विश्वनाथ सोमादार तथा उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद रफ़ीक ने शपथ ली है। तो अभी रिसेंटली 3 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में 3 न्यायाधीशों ने शपथ लिया है, तो इनको क्रम वाइज आप याद रखिएगा। हाल ही में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया है। इस योजना के तहत ब्रिटेन के छोटे कारोबारियों को अगले 1 साल तक 0% ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। हाल ही में भारत ने एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $1.5 बिलियन का ऋण समझौता किया है। हाल ही में 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ 30 अप्रैल 2018 को किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने कोविड-19 से संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट का नाम delhifights-corona.in है। हाल ही में दिल्ली ने 5T प्लान तथा शील्ड का भी शुभारंभ किया है। अब याद रखेंगे इस 5T का नाम क्या है? टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। तो वहीं शील्ड का पूरा नाम है, यस में सीलिंग ऑफ एरिया, एच मीन्स होम क्वारंटाइन, एंड आई मीन्स आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड patient, and E refers to essential services ensured, and L refers to local sanitization, and D means door-to-door survey। हाल ही में जे अरुण कुमार को यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध होम्योपैथी मंत्रालय की तरफ से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक त्रिकूट नामक एक चूर्ण विकसित किया गया है। यह 50-50 ग्राम के पैकेट हैं जिन्हें लोगों के बीच में वितरित किया जाएगा। इस चूर्ण को पीपल, अदरक और काली मिर्च की सहायता से विकसित किया गया है। हाल ही में इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर माइकल रॉबिन्सन का निधन हो गया है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। इस अनूठी पहल के द्वारा लॉकडाउन के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बच्चों तक पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। हाल ही में G20 यानी ग्रुप 20 ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर नामक नई पहल शुरू की है। इस पहल के द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन को जल्दी से खोजकर कम से कम लागत में लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है। इस क्लासेस के द्वारा लॉकडाउन के दौरान एक टीचर कम से कम 5 बच्चों को पढ़ाएगा। हाल ही में TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हाल ही में मूडीज ने 2020 में भारत की GDP 0.2% रहने का अनुमान लगाया है, तो इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है। हाल ही में दीपक मित्तल को करतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यह 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए $345 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।